अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमने जो पढ़ना है वो है क्लास ओलिगोचीटा। ये फ़ाइलम एनालिडा की सेकंड क्लास है। क्लास ओलिगोचीटा में 3000 स्पीशीज़ हैं और ये तीनों तरह के हैबिटेट्स में रहती हैं। फ्रेश वाटर हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है या फिर ये मेरीन इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट होती हैं। हैबिटेट इनका कैसा होता है, वैसे तो ये टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मेरीन तीनों तरह के इन्वायरमेंट में रहती हैं ना, लेकिन अब जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं वो शैलो वाटर में रहती हैं, जहाँ पे वो बरोज़ बना लेती हैं मड में और डेब्रिस में। जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ हैं वो सॉइल में रहती हैं, ऐसी सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हो, और ये अपनी बरोज़ को बहुत कम छोड़ते हैं। ठीक है, मोस्टली ये बरोज़ में ही रहते हैं। हार्ड ड्राई वेदर में ना ये क्या करते हैं कि 3 मीटर और नीचे चले जाते हैं डेप्थ में, ठीक है, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है। अब हमने पढ़ा था कि जो फाइलम एनालिड्स हैं उनमें सीटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन सीटा सबसे ज़्यादा किस क्लास में प्रेजेंट है, पोलीचीटा में, और उससे कम कहाँ पे है, ओलिगोचीटा में, ठीक है। और जो लीचीज़ है ना, थर्ड क्लास जो हम कल पढ़ेंगे, उनमें बहुत कम स्पीशीज़ होती हैं जिनमें सीटा प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, पैरापोडिया भी नहीं होता। पैरापोडिया क्या है, ये लेटरल एक्सटेंशंस थी जो कि पोलीचीटा में प्रेजेंट थी। इनमें क्या होता है कि अगर पैरापोडिया और सीटा प्रेजेंट हो ना, तो इसकी वजह से इनका जो बोरिंग लाइफ स्टाइल है ना, उसके लिए डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। अब इनमें क्या होता है, जो प्रोस्टोमियम होता है ना, वो स्मॉल लोब होता है या फिर कौन होती है इन फ्रंट ऑफ माउथ, लेकिन उसमें कोई भी सेंसरी अपेंडेजेस नहीं होते। जैसे कि पोलीचीटा में प्रोस्टोमियम जो है वो सेंसरी जितने भी अपेंडेजेस थे उनको सराउंड कर रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अब इनमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसे क्लाइटेलम कहते हैं। ये क्या होता है कि इंटीरियर हाफ में ना सीरीज़ ऑफ सेगमेंट जो है वो स्वेलन हो जाती है इनटू अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर में। ये ग्रिडल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बन गया है, इसको कहते हैं क्लाइटेलम। ये क्या करता है, म्यूकस सेक्रीट करता है कॉपुलेशन के दौरान और कोकून्स बना देता है, ठीक है, जिसमें एग्स रहते हैं। अब ये है लोकोमोशन। लोकोमोशन में क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इन्वॉल्व हैं और सर्कुलर मसल्स इन्वॉल्व हैं। जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सीटा आप देखें कि वो प्रोट्यूट कर गए हैं, यानी कि वो बाहर की तरफ आ गए हैं। लेकिन जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सीटा जो है वो अंदर की तरफ चले गए हैं, ठीक है। इसी तरह एक स्टेप वाइज सीरीज़ में ना इनमें लोकोमोशन होती है। अब देखें, एंटागोनिज्म होता है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का। एंटागोनिज्म क्या है कि अगर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल रिलैक्स करेंगे, और इस कंट्रैक्शन को कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। सेगमेंट जो है वो बल्ज बना लेते हैं और सीटा प्रोट्रूड हो जाते हैं जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये देखें, सेगमेंट जो है वो बल्ज बना लिया उसने, यहाँ पे सीटा जो है वो बाहर की तरफ निकल आए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि सीटा जो है वो अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, और ये वाले मसल्स सर्कुलर जो नेक्स्ट हैं वो रिलैक्स होंगे क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की होती है ना, बल्जिंग रीजन से पीछे वाले जो सेगमेंट्स होते हैं वो अगले सेगमेंट्स को ना आगे की तरफ धकेलते हैं। इस तरह ये एक वेव की सूरत में ना लोकोमोशन शो करते हैं। अच्छा, अब इनका लाइफस्टाइल हमने कहा बोरिंग लाइफस्टाइल है। उसमें क्या होता है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो सिलोम प्रोड्यूस करती है ना, उसकी हेल्प से बोरिंग कैले बरोज बनाते हैं। ये अर्थवर्म क्या करता है कि सॉइल को परे करता जाता है, ठीक है, और यूज़ करता है एक्सपेंडेड पोस्टीरियर सेगमेंट्स को और अपने सीटा को, ताकि वो सबस्ट्रेट के साथ एंकर हो सके। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि प्रोस्टोमियम को ना एक कोनिकल वेज में बना देंगे। कोनिकल वेज शेप प्रोस्टोमियम बन जाएगी जिस 1 मीटर होगी डायामीटर में टिप से। अब बॉडी वॉल मसल्स की जब कॉन्ट्रैक्शन होंगी तो प्रेशर जनरेट होगा जो फोर्स करेगा प्रोस्टोमियम थ्रू द सॉइल। इस तरह ये प्रोस्टोमियम की हेल्प से ना अपनी सॉइल जो है ना उसको खोद लेते हैं और बरोज बना लेते हैं उसमें। फीडिंग इनकी कैसी होती है, स्कैवेंजर्स होते हैं।
फीड करते हैं डेड और डिकेइंग वेजिटेशन पे, और समटाइम ऐसा करते हैं कि उस वेजिटेशन को ये रात के टाइम ना अपने बर्रोज़ में ले जाते हैं, ठीक है, और दिन के टाइम फिर बर्रोज़ से निकलते ही नहीं। डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा होता है? ट्यूबुलर है और स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक है। माउथ के बाद सेकंड पोर्शन है मस्कुलर फेरेंक्स, और फेरेंक्स के जो मसल्स होते हैं वो बॉडी वॉल के साथ अटैच होते हैं, और फेरेंक्स जो है वो इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए एक पंप के तौर पे काम करती है। माउथ क्या करता है? फूड को पुश करता है फेरेंक्स में, और फेरेंक्स आगे फूड को पुश कर देती है ईसोफेगस में। ईसोफेगस कैसी होती है? नैरो ट्यूबुलर रीजन होता है, ठीक है, और वो समटाइम्स स्टमक बना लेता है, क्रॉप बनाता है या फिर गिजर्ड बनाता है। लेकिन ये जो क्रॉप और गिजर्ड्स है ना, ये उन स्पीशीज़ में होंगे जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहती हैं। क्रॉप क्या होता है? ये थिन वॉल्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है। गिजर्ड क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और क्यूटिकल लाइंड ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्यूटिकल इसके गिर्द इसको सराउंड कर रही होती है, और ये ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें एक स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं कि ईसोफेगस वॉल जब बाहर की तरफ इन्वेजिनेशंस उसकी बाहर की तरफ बनती हैं ना, जिनको हम ई वेजिनेशंस कहेंगे कि आउटसाइड बन रही हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से बनेगा कैल्सीफेरस ग्लैंड्स। वो क्या करेंगे कि कैल्शियम जितना भी अब्जॉर्ब होता है ना एक्सेस, उसको रिमूव करते हैं और पीएच को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं। इंटेस्टाइन अब कैसी होगी? स्ट्रेट ट्यूब है, और प्रिंसिपल साइट है डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन की। डॉर्सल फोल्ड ऑफ ल्यूमिनल एपिथेलियम, जिसे हम कहते हैं टाइफ्लोसोल, ठीक है। अब ये जो टाइफ्लोसोल है ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया इंटेस्टाइन का, और इंटेस्टाइन एंड कहाँ पे करती है? एनस पे। यहाँ पे आप देखें इनका डाइजेस्टिव ट्रैक है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फेरेंक्स में फूड गई, फिर ईसोफेगस में गई, ईसोफेगस फर्दर क्रॉप बना देगी, उसके बाद गिजर्ड बन जाएगा, ठीक है, देन इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन कहाँ पे एंड होगी? एनस पे। अब सर्कुलेशन और गैस एक्सचेंज है, वो कैसे होती है कि सम सेगमेंटल वेसल्स जो हैं वो एक्सपेंड करती हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब क्या है कि वो ब्लड फिर प्रोपेल कर देंगी बाकी पार्ट्स में। इनमें कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हार्ट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो कौन से हैं? जो मेन प्रोपल्सिव स्ट्रक्चर्स हैं डोर्सल और वेंट्रल वेसल्स के। अब वेंट्रल वेसल की जो ब्रांचेस हैं वो इंटेस्टाइन और बॉडी वॉल को ब्लड है वो प्रोवाइड करेंगी। नर्वस सिस्टम कैसा होता है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, और गैंग्लिया जो होते हैं ना वो फ्यूज़ हुए होते हैं, ठीक है, और बाकी इनका सारा स्ट्रक्चर जो है पॉलीचीट्स की तरह का है। सिर्फ कहाँ पे डिफरेंस है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया की फ्यूजन हुई होती है। इनमें क्या होता है? फाइबर्स होते हैं जो एस्केप रिस्पॉन्स में ना हेल्प आउट करते हैं, जैसे पॉलीचीटा में थे। एस्केप रिस्पॉन्स कैसे होता है कि इंटीरियर या पोस्टीरियर एंड जो वर्म का होता है ना वो स्टिमुलेशन शो करता है, जिसकी वजह से एस्केप रिस्पॉन्स ये देते हैं, ठीक है। इम्पल्स कंडक्टेड टू द अपोजिट एंड ऑफ वर्म इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ एंकर, और लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट टू क्विकली पुल द वर्म अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अब देखें स्टिमुलस आया है, ठीक है, एक इम्पल्स जनरेट हो गई है। अब इम्पल्स क्या करती है कि जो एक एंड है ना वर्म का, मतलब यहाँ भी इम्पल्स आई है ना, तो ये वाला जो एंड है ये अटैच हो जाएगा सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वर्म्स जो है वो क्विकली स्टिमुलस से दूर हो जाएगा। सेंसरी ऑर्गन्स, इनमें आइज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? अंडरस्टूड बात है, क्योंकि ये ज़्यादातर बर्ड्स में रहते हैं, इनका बाहर की दुनिया से बहुत कम लेना देना है। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेंसरी ऑर्गन्स इतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होते। इसके अलावा इनमें क्या होता है कि ओसिलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और सब में क्या होता है? डर्मल लाइट सेंस होती है। कैसे? कि फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं इनकी लेटरल सरफेस ऑफ बॉडी में, जिसकी वजह से ये लाइट को सेंस कर सकते हैं। समटाइम क्या करते हैं? ये पॉजिटिव फोटोटैक्सिस शो करते हैं, और समटाइम नेगेटिव। नेगेटिव कब शो करते हैं? जब स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, ठीक है, और पॉजिटिव फोटोटैक्सिस कब शो करते हैं, मतलब लाइट की तरफ कब मूव करते हैं? जब वीक लाइट होती है। अब ओलिगोचीट क्या करते हैं कि सेंसिटिव होते हैं वैरायटी ऑफ केमिकल और मैकेनिकल स्टिमुलाई के लिए। रिसेप्टर्स इनके सारी बॉडी पे फैले होते हैं, स्पेशली अराउंड द प्रोस्टोमियम। एक्सक्रीशन अब इनकी देख लेते हैं।
ओलिगोचीटा क्या करते हैं, मेटानेफ्रीडिया यूज़ करते हैं एक्सक्रीशन के लिए और आयन और वाटर रेगुलेशन के लिए। इसमें क्या होता है, फनल्स जो मेटानेफ्रीडिया की होती हैं ना वो एसोसिएट होती हैं एडजेसेंट सेगमेंट्स के साथ, जैसे कि पॉलीचीटा में था। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट इनका अमोनिया और यूरिया दोनों हैं, जबकि पॉलीचीट्स में सिर्फ अमोनिया था क्योंकि वो सिर्फ वाटर में रहते थे। ओलिगोचीट्स क्या करते हैं, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ वाइटल आयन जो हैं जो इनके लिए नेसेसरी होते हैं उनको ये स्टोर भी कर लेते हैं। अब इनमें एक और स्पेसिफिक टिश्यू है जिसको कहते हैं क्लोरागोगन टिश्यू। ये बात हमने कल भी की थी कि जो पॉलीचीट्स हैं ना उनमें बहुत कम में क्लोरागोगन टिश्यू प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ओलिगोचीट्स हैं उनमें सब में प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब ये क्या करता है, कहाँ पे होता है, सराउंड करता है डोर्सल ब्लड वेसल को, और होता कहाँ पे है, डोर्सल सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन पे। ये कह लें लिवर की तरह का एक स्ट्रक्चर है और अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है और क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा और क्या करता है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन और फैट्स में कन्वर्ट करता है। अब इसमें 3 फंक्शंस हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड इंटू यूरिया, अमोनिया इंटू यूरिया, एंड कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन एंड फैट्स में। रिप्रोडक्शन इनकी कैसी होती है, ये मोनीशियस होते हैं। ठीक है, 1 या 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और 1 पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, इंटीरियर सेगमेंट्स होते हैं ना उनके सेप्टा पे। बोथ द स्पर्म डक्ट एंड ओविडक्ट दोनों के पास क्या होता है, सिलिएटेड फनल्स होती हैं। कहाँ पे, प्रॉक्सिमल एंड पे, और जिसकी वजह से ये गमीट्स को ले जाती हैं इनकी रिस्पेक्टिव ट्यूब्यूल्स में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, टेस्टिस होते हैं जो 3 पेयर ऑफ सेमिनल वेजिकल्स के साथ एसोसिएट होते हैं। सेमिनल वेजिकल्स का काम क्या होता है, स्पर्म स्टोरेज। सेमिनल रिसेप्टिकल क्या है कि स्पर्म रिसीव करती है। ठीक है, और पेयर ऑफ स्मॉल ओविसेक्स। अच्छा, ये तो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहाँ पे टेस्टिस और सेमिनल वेजिकल्स हैं। जहाँ पे सेमिनल रिसेप्टिकल्स और ओविसेक्स की बात आ गई वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉपुलेशन होती है। ठीक है, कैसी पोजीशन होती है कि वर्म्स जो हैं लाइन अप फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन पे लाइन अप हो जाते हैं। ठीक है, वेंट्रल सर्फेसिस जो इनके इंटीरियर एंड्स की होती हैं ना वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर लेती हैं। इस तरह क्या होता है कि जो क्लाइटेलम होता है ना एक वर्म का, वो दूसरे वर्म के जो जेनिटल सेगमेंट्स होते हैं उनके साथ लाइन अप हो जाता है और क्लाइटेलम क्या करता है, म्यूकस शीट बनाता है जो दोनों वर्म्स को ना कवर कर लेती है। ठीक है, और कुछ में क्या होता है, पिनाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जेनिटल सीटा होते हैं जो कि कॉपुलेशन में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि स्पर्म डक्ट जो है वो स्पर्म्स रिलीज करती है जो कि ट्रैवल करेंगे एक्सटर्नल बॉडी वॉल में। ठीक है, मस्कुलर कंट्रैक्शंस होंगी, वो क्या करेंगी, स्पर्म्स को ले जाएंगी सेमिनल रिसेप्टिकल में। कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि कॉपुलेशन जो है ना वो तब होती है जब अलाइनमेंट होती है स्पर्म डक्ट और सेमिनल रिसेप्टिकल की ओपनिंग्स की और स्पर्म ट्रांसफर डायरेक्ट होता है। कॉपुलेशन रहती है 2 से 3 घंटों के तक। ठीक है, कॉपुलेशन के बाद क्या होता है, क्लाइटेलम जो है वो कोकून बना देता है जिसमें एग और स्पर्म डिपॉजिट हो जाते हैं। कोकून जो है वो कंसिस्ट करता है म्यूकाइड एंड काइटिनिश मटेरियल, यानी काइटन का मटेरियल बना होता है। ठीक है, और म्यूकस होता है जिसने क्लाइटेलम को इनसर्कल किया होता है। क्लाइटेलम क्या क्या प्रोड्यूस करता है कोकून में, फूड रिजर्व, एल्बुमिन। ठीक है, और वर्म जो है वो खुद कोकून से बाहर आ जाता है, यानी फूड दे दी उधर और खुद बाहर आ जाता है। एग्स कोकून में ही रहते हैं। कोकून जो है वो पास करता है ओविडक्ट्स में और स्पर्म रिलीज हो जाते हैं जैसे ही सेमिनल रिसेप्टिकल के पास कोकून आता है। फर्टिलाइजेशन कोकून में ही होगी। ठीक है, वर्म्स जो है ना वो मसलसल पीछे हटता जाएगा उधर से और एंड ऑफ कोकून जो है वो सील हो जाएंगे। कोकून जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा मॉइस्ट सॉइल में। स्पाइरल क्लीवेज होगा और इनमें कोई लार्वा नहीं बनता। ठीक है, हैचिंग जो है वो कुछ हफ्तों तक हो जाती है। लेकिन जो फ्रेश वाटर ओलिगोचीट्स है ना वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो जाती है जो फिर इनके मिसिंग सेगमेंट्स है ना उनकी वो रिजनरेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लीचीज़ का पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।